दोस्तों, एक देश हिंदुस्तान, उसका छोटा सा स्टेट उत्तराखंड और उसका भी एक बहुत छोटा सा शहर रुद्रपुर। उस शहर का एक लड़का जो आउट ऑफ द बॉक्स गया, सबसे पहले गिटार उठाया, फिर कैमरा उठाया और बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बना। उसने उस एज में बहुत कुछ हासिल किया जिसमें लोग तरसते हैं। जी हाँ, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, मेरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई है और ऐसे ही आज गेस्ट हमारे साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर मुजीब खान। एक कॉल आता है मेरे पास और मुझसे बोले, यार मुजीब भाई, टिकटॉक इंडिया ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से आपकी वीडियो पोस्ट कर दी। इंस्टाग्राम अपना खोला ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स की लाइन लग गई। इंस्टाग्राम में मेरा डीएम पूरा भर गया, लोग मैसेज भेज रहे हैं। तो भाई वो जो खुशी थी अपना इंस्टाग्राम देख के कि यार बड़ा तरसे हैं व्यूज़ के लिए, बड़ा वो हुआ है और मतलब अब तो हो जाएगा काम बढ़िया। लॉकडाउन में टिकटॉक पर मुझे कई सारे प्रमोशंस मिले, जो मैंने 15-20 हज़ार रुपये लेके वो प्रमोशन किए। उसी टाइम में एकदम से बस खबर आती है कि भाई कल से मुझे वो पॉपुलर क्रिएटर का टैग मिला हुआ था और मैं जो है टिकटॉक की जो ऑफिशियल जो इंडिया का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं भी ऐड था, जिसमें बड़े बड़े टिकटॉकर्स थे, जिसमें कि आवेश दरबार, मिस्टर फैसू, टीम 07 पूरी थी, मैं था और जितने भी बड़े बड़े थे। मेरी मुंबई में विक्की कौशल से मुलाकात हुई थी। कब हुई थी ये मुलाकात? सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा आज लकी महसूस कर रहे हैं, हमारी टीम, क्योंकि भाई आज हमारे साथ आए। और मैं एक स्टोरी बता दूं कि जब ये हम स्टार्ट कर रहे थे तब भी एज अ गेस्ट हमने जो कुछ लोग स्पेसिफाई किए थे उसमें मुजीब भाई थे। तो नो डाउट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे और हमारी टीम की तरफ से। कैसे हैं आप मुजीब भाई, कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छा चल रहा है भाई। अच्छा, तो कैसा है मुजीब भाई अब तक का सफ़र आपका? सफ़र खालिद भाई बताया जाए तो बहुत अच्छा है। बस अपना रोज़ काम करना है, काम करने में एक मज़ा आता है, खुशी होती है और वैसे ही रिज़ल्ट भी मिलता है जो हम मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो बस जो भी है बढ़िया चल रहा है। मुजीब भाई, जितना मैं आपको जानता हूँ, अपने स्टार्ट लाइक एक एज अ सिंगिंग सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था, तो मतलब क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ आपका सिंगिंग का और कैसे आपको एक लाइट अप मिला? टर्निंग पॉइंट क्या था आपका जब आपने सिंगिंग शुरू की थी? दरअसल क्या था खालिद भाई, सिंगिंग का मतलब कोई बचपन से ऐसा मेरा कोई ड्रीम या कोई ऐसा वो नहीं था कि हाँ मुझे कोई सिंगिंग करनी है या इस लाइन में मुझे जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। पर यह था कि शुरू से मेरा एक इस चीज़ में एक बहुत ज़्यादा मतलब मैं इंटरेस्टेड रहता था थोड़ा बहुत, एक, लेकिन ये नहीं सोचता था कि मैं आगे चल के इसी को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा ये वो। बस इस चीज़ का शौक़ बहुत था मुझे। जैसे कि जब हमारा सीडीज़ और डीवीडीज़ का ज़माना था, तब भी मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता था कि यार इस मूवी के सॉन्ग्स बहुत बढ़िया हैं या उसके बहुत बढ़िया हैं। तो मैं उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आता था गाने सुनने में, वो सब करने में। और मेमोरी मेरी इसको लेके बहुत ज़्यादा शार्प थी कि गाने बहुत जल्दी याद हो जाते थे मुझे सुन के ही, थोड़े मतलब कि 2-4 बार सुना और गाना याद हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं सिंगिंग प्रोफेशन में जाऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ था कि जब नए नए मोबाइल फ़ोन्स आना स्टार्ट हुए तो हमारा एक दोस्त था, तो उसने क्या कहते हैं गिटार ख़रीदा था, सिर्फ ऐसे ही कि हम सिर्फ एक फ़ोटोग्राफी वगैरह ऐसे करेंगे, गिटार के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे इस तरीके से। तो हमने कहा हाँ यार ले लेते हैं, ठीक है। तो 2-2.5 हज़ार रुपये का उसने वो गिटार लिया था। तो हम गिटार लेके फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते रहते थे उससे। तो कभी भी ऐसा DSLR का ज़माना था। DSLR में लोग DSLR और ये सब, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये था कि फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक लड़के को परफॉर्म करते हुए देखा गिटार पर। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार, वो गाना गा रहा था आदत, आतिफ असलम वाला। तो वो तो वैसे ही आर्टिस्ट के लिए एक समझ लो एंथम है। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ट्राई करना चाहिए, थोड़ा सा देखता हूँ मैं मतलब क्या कर सकता हूँ ऐसे करके। तो फिर मुझे पता चला कि यार हमारे शहर में कोई सिखाता होगा, तो देखता हूँ मैं। तो पता चला कि हाँ है कोई ऐसे टीचर। तो फिर मैं उनके पास जा ही रहा था, तो एक लड़का मुझे गिटार ले जाते हुए यहीं अपना जो बस स्टैंड है अपना उधर ही आसपास दिखा। तो मैंने उससे पता किया कि आप कहाँ सीखते हैं गिटार। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं सीखता नहीं हूँ, मेरा दोस्त है वो बजाता है, बस उसी के पास थोड़ा बैठ जाता हूँ। तो उनके पास फिर मैं गया, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने बोला ठीक है, हफ्ते में इसकी 2 या 3 दिन क्लासेस होती हैं गिटार की, आप आ जाइए यहाँ पर और देख लेना जैसे भी है। उन्होंने मुझे उस टाइम फ़ीस बताई थी भाई 600 रुपये। ये कौन से ईयर की बात होगी? ये है 2010 की।
2010 की बात है ये। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो आप मतलब समझो कि 3-4 हज़ार फीस है गिटार सीखने की। एग्जैक्टली, वो 600 उस टाइम का भी वही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे जो उसका बेसिक था गिटार का वो सीखा। पर वही वाली चीज़ कि मुझे मतलब कि इंटरेस्ट काफ़ी था, तो मैं धीरे 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 उसको जल्दी जल्दी सीखता गया। तो कई कई बार वो भी अपने जो उनका बिज़नेस था काफ़ी बिजी रहते थे, उसमें टाइम नहीं मिल पाता था उन्हें। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप ही थोड़ा यूट्यूब से देख देख के, यूट्यूब भी उस टाइम नई नई थी, हमारे पास वो 5233 फ़ोन था नोकिया का। इंटरनेट थोड़ा सा मिलता था, हाँ, वीडियो देखना थोड़ा बहुत बहुत मुश्किल मिलता है। था घर पे हाँ, वाईफाई। फिर मतलब उस टाइम में जो ब्रॉडबैंड था हाँ। वो लगवाया। ठीक। तो धीरे धीरे फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया, यूट्यूब से देखा कुछ, मतलब ऐसे जो लेसन डालते थे गिटार के उन लोगों को देखा। फिर ऐसे ही कई सारे सिंगर थे जो परफॉर्म करते थे गिटार पे, कुछ पाकिस्तानी कुछ इंडियंस, जिनका म्यूज़िक मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था। तो बहुत मतलब वहाँ से फिर धीरे 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 फिर मैं अपने शहर में एक छोटा सा परफॉर्मर बना। और हमारे यहाँ जो गांधी पार्क है वहाँ पर एक ट्रेड फेयर होता था। वहाँ मुझे पता चला कि एक स्टेज और आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब कि डांस करते थे लोग ज़्यादातर, सिंगिंग तो बहुत कम करते थे, लेकिन गिटार पे कोई परफॉर्म नहीं करता था। एग्जैक्टली। और वो पहला दिन मुझे अभी भी याद है जब मैंने वहाँ पर परफॉर्म किया था। तो मुझे पता नहीं था कि मैं सुर में हूँ, इतना नहीं हूँ, जो भी है, बस मैंने वहाँ पर परफॉर्म कर दिया। और जब सुबह को अचानक से मेरे एक भाई आया मेरे पास, मैं सो रहा था, मुझसे बोला कि मुझे उठ। मैंने कहा क्या हो गया, क्या बात? उसने बोला तेरा अखबार में फ़ोटो आया है गिटार प्ले करते हुए। और मैं जल्दी से एकदम बिल्कुल बेचैन हो गया। मैंने कहा यार मेरा फ़ोटो आया है, और हमारे अखबार आता था घर में। मैंने फटाफट देखा तो उसमें वो मेरा फ़ोटो था कि भाई गीत प्रस्तुत करता कलाकार ट्रेड फेयर में, इस तरीके से। और मैंने देखा, बड़ा एक वैसा मोमेंट था मेरे लिए कि बहुत ही ज़्यादा कि यार प्राउड हुआ मुझे। मैंने कहा अरे पहली बार परफॉर्म किया और फ़ोटो आ गया। तो ऐसे ही बस धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, यही बस सफ़र है ऐसे ही। क्या होता था कि वो जब मुजीब भाई परफॉर्म करते थे तो हम लोग वहाँ एज अ मतलब भीड़ में खड़े होके देखते थे। और यार मुझे बहुत पहले से ही इस तरह के टैलेंट की पहचान है, मुझे बहुत भरोसा था उस वक्त से भी। हालांकि वहाँ एक ज़माना होता था कि एक परफॉर्म करने वाला होता था, वो अपनी पब्लिक लेके आता था। हाँ, जो उसके लिए शाउट करती थी। हाँ, बट हम तब भी उस पब्लिक में ना होके भी हम हमेशा से आपको अप्रिशिएट करते थे। मुझे भाई आपने भी एक कहानी बताते वक्त बोला कि यूट्यूब पे आप अपना क्या कहते हैं देखते थे रील्स, मतलब उस टाइम पे रील्स ही नहीं थी, लॉन्ग वीडियो में आपने गिटार सीखते। आपने सोचा था कि इसी यूट्यूब पे आप एक दिन मिलियंस लेके बैठोगे और लोग आपको इसी यूट्यूब के थ्रू मतलब वर्ल्ड वाइड पहचानेंगे? मैंने भाई बिल्कुल नहीं सोचा था उस टाइम। बिल्कुल भी। मैंने ये समझ लिया कि चैनल तो लोग उस वक्त भी बनाते थे, मैंने अपना चैनल भी नहीं बनाया था उस वक्त। बहुत बाद में एक चैनल बनाया था, तो बिल्कुल ऐसी नाउम्मीदी से सोचा नहीं था कि यार मतलब ऐसा कुछ होगा। उस वक्त में ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। बस मैं अपने म्यूज़िक पे मैंने काम करना शुरू किया था। बस मैं सोचता था कि जितना वक्त मैं म्यूज़िक को दे सकूं म्यूज़िक को देता था, लेकिन सोशल मीडिया या उस तरीके से मैं काम करूंगा वो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अच्छा मुझे भाई, जिस तरीके से जिन फैमिलीज से हम आते हैं, जी, ऑल्दो हम एज अ सिंगर बात करें, एज अ कंटेंट क्रिएटर बात करें, क्या फैमिली का क्या कंडीशन रहती थी, किस तरीके की सपोर्ट रहती थी, क्या डिफ़िकल्टीज रहती थी फैमिली को समझाने में कि क्या काम है यार ये? देखिए मैंने खालिद भाई जब गिटार सीखना शुरू किया था तो मैं तभी मतलब 12th पास आउट हुआ था मैं उसी वक्त। ठीक है। तो वो टाइम एक ऐसा होता है कि हमें अपना एक फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। एग्जैक्टली। कि यार आगे क्या करना है। ठीक है अब कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज रेगुलर नहीं जाता है कोई भी। बहुत सारे लड़के जॉब करने लग गए थे उस वक्त में। तो माँ बाप ये भी देखते थे कि भाई उनका लड़का ये करने लग गया, इनका लड़का वो करने लग गया। ठीक है। और वहीं ये देखना कि हमारा लड़का बैठ के अपनी छोटी सी दुकान पे गिटार बजा रहा है। सही बात है। तो वो चीज़ जो थी ना स्टार्टिंग में मुझे बहुत कुछ मतलब ऐसे, देखिए कोई भी पेरेंट्स होता है वो यही चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा कुछ भी मतलब ऐसे ओहदे पर जाए, ऐसी अच्छी नौकरी करे, पैसा कमाए। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है। तो वही था कि आप कुछ करें और बढ़िया आपकी पढ़ाई लिखाई करिए, पैसा खर्च किया है आप पर। तो वो चीज़ हमेशा से माँ बाप को थी कि यार ये गिटार पकड़ लिया है इसने और गिटार बजाना शुरू कर दिया है, अब ये क्या करेगा। तो वो चीज़ थी। मैंने तो आपको जैसे बताया कि मैंने सोचा नहीं था कि प्रोफेशन वगैरह बनाऊंगा मैं उस तरीके से। तो कई बार घर वालों ने बोला, कई सारे लोग आके हमारे फादर से बोलते थे कि यार ये क्या करता रहता है आपका लड़का, आपने किस लाइन में डाल दिया, ये दुकान पे बैठा हुआ गिटार बजाता रहता है, कभी कुछ करता रहता है। देखिए
जो म्यूज़िक को अपनी दुनिया बनाता है या म्यूज़िक को बहुत समझता है। जब मैं गिटार सीखता था, जब मुझे कोई एक नया गाना गिटार पर जब मैं उसको ढूंढ लेता था, उसके कॉर्ड्स, तो आप समझिए वो फील एक अलग ही होती थी कि यार ये गाना यार मुझे आ गया गिटार पे मुझसे। प्ले करना आ गया। तो मैं दुकान पर बैठकर यही करता था कि यार आज ये गाना आ गया गिटार पे, अब तो बड़ा मज़ा आ रहा है, उसको बार बार प्ले कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो वो चीज़ थी, इसलिए लोग देखते थे कि यार ये दुकान पे बैठा हुआ ये करता रहता है, तो कई लोग शिकायत भी करते थे। तो कई बार हमारे पापा नाराज़ भी होते थे। लेकिन ऐसे मतलब कभी भी कोई हमारे घर वालों ने मतलब कि ये नहीं कहा कि बेटा बिल्कुल नहीं करना हाथ ही उठा दिया कि नहीं तुझे नहीं करना है, ये हाँ। छूना भी नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं किया Supportive कभी थे। भी। समझाया उन्होंने कि बेटा देख लो, कोशिश करो थोड़ा सा, वो भी ये भी कर लो चलो, लेकिन कुछ करने की कोशिश करो, ऐसा है। हाँ, मैच्योर होके ये बात हमको रियलाइज़ होती है। वो जाकिर खान की बात है ना कि आपके माँ बाप जो है ना आपके अगेंस्ट नहीं होते, बट वो आपको गरीब नहीं देखना गरीब नहीं देखना चाहते, बिल्कुल सही बात है। चाहते। जाकिर भाई इज़ बेस्ट। बेस्ट, उनको दुनिया की नॉलेज बहुत है यार, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हम हमेशा से। तो जैसे कि मैं समझता हूँ ना कि आप किसी भी पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो आपकी जो इमारत बनेगी उसकी बुनियाद इज़ मेन बेस। तो मेरे हिसाब से जितना मैं भाई को जानता हूँ, इनका बेस जो था ना, बिकॉज जेब का खर्चा, कहीं जाना, छोटे मोटे खर्चे, आप कहीं खाओगे, तो इस दुकान 2 बार 3 बार दुकान का अब तक जिक्र आ गया, वो रिश्ता और आपका रिश्ता कैसा? बिकॉज मेरे हिसाब से वो आपका बेस है। अगर वो नहीं होता तो शायद आपका स्ट्रगल 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो जाता। तो कैसे हैंडल की, कैसे मैनेज की चीज़ें, कैसे बैलेंस की? चीज़ें बैलेंस ऐसे की कि भाई मैं सच बताऊं, जो देखो मैंने आपको बताया कि पहला गिटार भी मेरा नहीं था, हाँ। मैं नहीं ले पाया था। दूसरा गिटार जो था वो भी मेरा नहीं था, वो मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने मुझे दिलाया था। जी। वो मेरी हमेशा से बहुत बड़ी एक बैकबोन बन के रही है, Same मतलब भाई, कि same. हाँ। तो वो उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो वो भी उन्होंने मुझे दिलाया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना गिटार ख़रीद सकूं, तो वो चीज़ थी। अब जो दुकान का था, आप जैसे आपने पूछा कि यार वो सारी चीज़ें कि वो हमारी जड़ थी सब कुछ, तो वो बात हकीकत है। मैं हमेशा वहाँ पर एक टाइम तो देता था, भले ही मैं गिटार बजाता था, वो सारी चीज़ें करता था, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जो गिटार सीखने के बाद जब मैं म्यूज़िक को थोड़ा थोड़ा करने लगा, तो मेरे पास एक दिन कुछ लड़के आए, उन्होंने बताया कि यार 2-4 लड़के आपसे गिटार सीखना चाहते हैं। हाँ। तो जब मैंने कहा यार गिटार सीखना चाहते हैं, यार मैं गिटार मतलब यार सिखाऊं नहीं सिखाऊं क्या है। फिर उस टाइम में मुझे पता चला कि 1000-1200 रुपये एक बंदे से ले लेते हैं गिटार के, अब ये टाइम आ चुका है। ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, मैं ट्राई करता हूँ। मैं तो मैं अपने यहाँ रुद्रपुर शहर में मार्केट में वो घर था जहाँ पे 2-3 बच्चे थे, वो क्या कहते हैं, उन्होंने लड़कों ने जब बताया था वो बच्चे थे, मैं समझा शायद कोई बड़े, तो बड़े हो पता गए। चला कि वो बच्चे हैं। तो वहाँ पर फिर मैं गया तो उन्होंने बोला कि 3 बच्चे हैं हमारे घर में और तीनों को गिटार सीखना है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैं ना पहले कहीं भी जाता था, कोई मुझे बुलाता था, सबसे पहले थोड़ा सा परफॉर्म करता था मैं, क्योंकि लोग जो है ना वरना ये सोचते हैं यार हार्डशिप है थोड़ी। हाँ कि क्या पता आता है नहीं आता है, तो थोड़ा सा गिटार पकड़ा, अगर उन्हें दिखाना है तो कोई एक आध गाना वाना गा दिया, तो लोग सोचते थे हाँ यार आता है, ये तो बहुत बढ़िया सिखाएंगे। हाँ। तो फिर ऐसे हुआ। फिर उसके बाद जब 2 दिन उन्हें सिखाया, तो तीसरे दिन और मेरे पास मतलब क्या कहते हैं क्लाइंट आए ऐसे कि यार मतलब आपको वहाँ पर डॉक्टर कॉलोनी में जाना है, फला डॉक्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे बेटे को सीखना है और इनको सीखना है, उनको सीखना है। तो ऐसे धीरे धीरे 17-18 बच्चे मेरे पास हो गए थे। बहुत सही। तो फिर मेरे पास एक मेरी इनकम हो गई कि ठीक है, अब मैंने वो स्टार्ट किया थी चीज़। लेकिन शोज़ में उस टाइम में नहीं आया था, बस ये कि सिखाने लग गया था। अच्छा मुजीब भाई, कितनी छोटी उम्र से आपने सिंगिंग शुरू करी? सबसे छोटे कितने थे जब आपको लगा कि यार अब मेरे पास गिटार भी, मैं गाना भी गा रहा हूँ? देखिए, सिंगिंग मैंने शुरू तो वैसे मैं 2010 में, मेरे ख्याल में वही था, 16-17 साल का था 2010 में। लेकिन मैं स्कूल में अपने वैसे गाना वगैरह कभी कभी गा लिया करता था, जैसे कि कभी भी कुछ रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, कुछ भी है, तो वहाँ पर ऐसा देश है मेरा और ये सब होता है, वो पेट्रियाटिक सॉन्ग चलते हैं, तो वो सब मैं गाता था। तो कई सारे टीचर्स थे जो मुझे रिकमेंड करते थे सबको कि यार ये लड़का, इसको लो, ये गाएगा। बस वो था कि उस तरीके से। लेकिन जो गिटार पे है वो तो फिर मैंने 17-18 साल की उम्र थी मेरी जो मैंने वो सब स्टार्ट किया था। अच्छा, अब बात करते हैं आपकी ज़िंदगी के एक दूसरे बड़े पहलू की।
जो कि आता है इन्फ्लुएंसिंग की तरफ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ। जी। आपके लाइफ में ये कैसे आपने अपने अंदर से ये चीज़ मतलब कहते हैं जनरेट की कि हाँ यार आप एक अच्छे एक्टर भी हो, आप अच्छी वीडियोस भी बना सकते हो, आप इस तरह भी अपना नाम बना सकते हो, और किस तरह से आपने इस चीज़ की शुरुआत की थी, मैं जानना चाहता हूँ। ख़ासतौर पे म्यूज़िकली, जब लोगों को पता भी नहीं होता था कि व्हाट इज़ म्यूज़िकली एक्चुअली, तब आपने वो स्टार्ट किया, उसके बाद वो टिकटॉक हुआ, फिर टॉक। तो ये कहाँ से शुरुआत की आपने और कैसे, क्या पहला आपके दिमाग में आइडिया आया था? इसकी शुरुआत खालिद भाई हुई थी इस तरीके से कि जब टिकटॉक, मैं म्यूज़िकली के टाइम पे तो बिल्कुल भी मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं। पहले डब स्मैश करके भी चलता था, आपको याद होगा। और इस तरीके से तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया कि यार ये चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं। तो हमने ना उस वक्त में वीडियो बनाना स्टार्ट की थी गिटार पे। तो हम इंस्टाग्राम पे जब उनको अपलोड करते थे तो हमारे व्यूज़ आते थे 400, 500, 600, बस ये व्यूज़ आते थे। ठीक। तो बड़ा दिल कई बार वो होता था कि यार थोड़े से व्यूज़ आए, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हमें भी देखें। ठीक है, ये चीज़ थी। तो अब उसके बाद में धीरे धीरे मुझे ना कुछ ऐसे लोगों के अकाउंट्स दिखे इंस्टाग्राम पर जिनके मैंने देखा 6-7 लाख फॉलोअर्स, हर वीडियो 2-3 लाख। हाँ, उस टाइम में 2019 की बात है ये, 2019 की स्टार्टिंग में हुई, जनवरी फरवरी की बात होगी। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं लड़के। देखा तो भाई वो फ़ोन सामने रखा हुआ और लिपसिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी चल रहा था। जैसे टीम 07 हो गई, मिस्टर फैसू, अदनान, हसनैन वगैरह, ये सब लोग थे। तो मैंने इन लोगों को देखा तो मोहल्ले पड़ोस में पता चला कि भाई ये लड़के तो टिकटॉक बनाते हैं और ये वो ऐसे करके। यार इतने फॉलोअर्स हो गए, हम तो तरस रहे हैं 1000 व्यूज़ के लिए, इनके 2-2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो बनाई और हो गया काम। तो मैं सोचा यार ये क्या है भाई, टिकटॉक से हुआ है। अच्छा, पता चला तो टिकटॉक में जहाँ हमारी प्रोफाइल होती थी वहाँ आप ना अपना इंस्टाग्राम लिंक अटैच कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट वहाँ से पब्लिक आपके इंस्टाग्राम पर जाती थी। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा चलो यार टिकटॉक भी ट्राई कर लेते हैं, क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो मैंने 2-4 अपनी टिकटॉक वगैरह बनाई। तो उसमें ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से इंसान डिमोटिवेट हो जाए कि व्यूज़ ही ना आए। ठीक ठाक व्यूज़ आए। मैंने 1-2 मतलब कि वही सॉन्ग्स पे लिपसिंग करके और ये सब किया। ठीक है। फिर मैंने एक दिन गया यार, मैं था और मेरा दोस्त था बिलाल, तो हम लोग छत पे गए ट्राईपॉड लेकर। हमने कहा यार चलो कुछ ट्रेंडिंग में साउंड चल रही होगी, उस पर एक वो बनाते हैं। ठीक है, रील मतलब टिकटॉक बनाते हैं, सॉरी। तो हमने ट्राईपॉड रखा। ट्राईपॉड रखने के बाद में बस मैं स्टार्ट करने वाला था वीडियो। इतने में जो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरी भतीजी उस वक्त 8-9 महीने की थी, उसको गोद में लेकर आए। मुझसे बोले यार मुझे इसको तैयार कर दिया है, हमें मुरादाबाद शादी में जाना है और क्या कहते हैं, इसको तैयार कर दिया है मैंने, इसको यार पकड़ लो थोड़ी देर, अब ये तैयार नहीं होने दे रही, बहुत रो रही है। मायरा की बात? हाँ, मायरा जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा लाओ दे दो मुझे, आप तैयार हो जाओ। थोड़ा सा रो रही थी वो, मैंने गोद में लिया छत पे ऊपर वाली सबसे ऊपर। तो मैं उसे गोद में ऐसे खिलाने लगा। ठीक। तो उसे गोद में लिए मैं ऐसे करके इस तरीके से स्लाइड कर रहा था मैं ऐसे। तो उसमें एक साउंड आई, साउंड थी उस गाने की, कजरा मोहब्बत वाला सर गाना है, उसकी लाइन थी आई हो कहाँ से गोरी आंखों प्यार लेके। तो दैट वाज अ वेरी फेमस वीडियो। हाँ। तो अब वो उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो आई ना, तो मैंने सोचा यार मायरा के साथ बनाता हूँ कैसे ही, गोद में भी है ये वो। तो मैं स्टार्ट की मैंने, और उसके बाद में मैं खड़ा हो गया। तो बिलाल जो था वो ट्राईपॉड के पीछे खड़ा हो गया। तो बिलाल जो था वो उस तरीके से करने लगा, मायरा है ये, मतलब उसको पूरे हंसाने की कोशिश करने लगा। और वो उस टाइम थोड़ा हंस भी गई। तो मैंने उस पर लिपसिंग प्रॉपर से गोद में लेके आई हो कहाँ से गोरी, उस तरीके से स्टार्ट कर दी मैंने। ठीक। अब वो मैंने कहा चलो ठीक है यार, हो गई, मैंने सेव कर ली। फिर रात को मैंने अपलोड नहीं की थी वीडियो। तो हमारे यहाँ एक और मिलने वाले बैठे थे हमारे, मैंने उनको दिखाई, मैंने कहा देखो आज मैंने मायरा के साथ ये रील बनाई है। उनको मैंने दिखाई, उन्होंने देखी, बोले यार बहुत अच्छी लग रही है ये तो। मैंने कहा डाल दूँ? बोले डाल दो यार, ये तो अच्छी लग रही है काफ़ी। बोले हंस भी रही है, प्यारी लग रही है उसमें। मैंने कहा चलो ठीक है मैं डाल देता हूँ। भाई भाभी और हमारा मुरादाबाद शादी चले गए थे, शादी में। तो मैंने वो रील अपलोड कर दी। अब उसके बाद में क्या हुआ, रात को भाई भाभी आते हैं और मैंने उसके बाद देखा नहीं ये रील चली, व्यूज़ आए नहीं आए, अपना डाल दिया। अब रात को भाई भाभी आते हैं, तो जैसे ही घर में आते हैं मैं गेट खोलने गया तो भाभी मुझसे कहती हैं कि ये अब तो व्यूज़ आ गए 4000, जने 6000 लाइक हो गए थे, हाँ सॉरी उस टाइम, और व्यूज़ हो गए थे मेरे ख्याल में 30,000 के लगभग, ऐसे कुछ करके। मैंने कहा अच्छा, बोले हाँ देखो। तो मैंने देखा, देखने के बाद उसमें वाकई लाइक,
मैंने कहा यार 4000 लाइक बहुत होगा यार, कभी time इतने के लिए नसीब तो। नहीं हुए लाइक। हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी। हाँ, एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम सो गए, सुबह उठे तो सुबह को और ज़्यादा रिस्पांस था उस पर, था लेकिन बहुत ज़्यादा वाला नहीं था, हम्म, बहुत ज़्यादा वाला नहीं था, लेकिन ये था कि वो 24 घंटे में 1 मिलियन पहुंच गई थी वीडियो व्यूज़ में, ठीक है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नंबर था व्यूज़ का। भाई। तो कैसा बहुत- लगता है मतलब हाँ मतलब- अचानक से मिलियन? भाई देखो, हर ऐप का भी हमारे इंडिया में हर ऐप का एक दौर रहा है। जैसे आज रील का चल रहा है, ठीक है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स का है, यूट्यूब शॉर्ट्स का। टिकटॉक का जब दौर आया था, लोगों ने नई नई चीज़ देखना स्टार्ट की कि यार ये क्या है। और हम जहाँ जा रहे हैं ना, किसी शादी में जा रहे हैं तो 2 लोग उधर खड़े हुए टिकटॉक बना रहे हैं, कोई उधर खड़ा हुआ है, और टिकटॉक की बातें चल रही हैं लोगों में, ट्रेंड आ रहा है। एक ट्रेंड जब चलता था तो सारे क्रिएटर लगातार वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अब आप देखते हैं कि यार मतलब कि हमारे भी यार 1 मिलियन व्यूज़ हो गए और लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ थी कि माशाल्लाह क्यूट है हमारी भतीजी, उसको लेके बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे लोग। पर Positive. मेरा दिल सबसे ज़्यादा जब खुश होता था जब लोग उसमें कहते थे कि चाचू भी बहुत अच्छे हैं। लोग कहते थे कि यार चाचू भी बहुत अच्छे हैं, यार चाचू इज़ वेरी गुड। बहुत से लोग मतलब उसमें, तो मुझे लगता था कि लोग मेरी भी तारीफ़ करते हैं। चलो ये अच्छा है कि कई लोग मतलब ऐसे भी कहते थे कि जिनके व्यूज़ नहीं आते वो नेगेटिव कमेंट्स करते थे कि भाई बच्ची को लेके। मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था। हाँ, तो बड़ी खुशी हुई मुझे, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे आसपास कोई क्रिएटर नहीं था कि हमें कुछ सीख मिले किसी से, हमें पता बताए, चले कि हमें guidance। कैसे एक्टिव रहना है, क्या करना है। अगले दिन हमने गैप किया, फिर नेक्स्ट मतलब सोचा हमने कि यार अब डालते हैं दूसरी, उन्हें क्या ट्रेंड में चल रहा है देखते हैं। तो एक शायद मेरे ख्याल में साउथ की किसी मूवी का गाना था यार रहमान साहब का, अच्छा। हाँ, उसका नाम ओ तगते करते को, हाँ, इस तरीके से। हाँ, तो वो वीडियो जो थी ना भाई, हाँ, वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कहा ठीक है, एक वायरल हो गई, अब नहीं होगी वायरल। ठीक है। मैंने वो वीडियो मायरा के साथ बनाई, बिल्कुल रैंडमली ऐसे अपनी छत पे ऊपर, पीछे मस्जिद की मीनार दिख रही है, वो सारी चीज़, और वो बना दी मैंने। ठीक है। अब जब वो बनाई तो बनाने के बाद में मैंने भाई से, भाभी से, सब दोस्तों से जितने भी थे, मैंने कहा भाई मुझे 1-2 घंटे तक लाइक मत बताना इसमें कितने आए कितने नहीं आए, क्योंकि शुरू का ही टाइम होता है ना, वो 1-2 घंटे ऐसे होते हैं, अक्सर आपको पता चल जाता है कि हाँ यार रिस्पांस थोड़ा आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा देख लूँगा थोड़ी देर बाद। 15 मिनट बाद ही भाई आ गए, बोले यार वो तो बड़ी तेज़ी से व्यूज़ बढ़ रहे हैं उस पर। तो हाँ, मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने देखा तो मेरी टिकटॉक पे थोड़ा नोटिफिकेशंस की लाइन लगी हुई, लाइन लगी हुई कंटिन्यूसली। मतलब उस पर फॉलोअर्स लाइक कमेंट, फॉलोअर्स लाइक कमेंट्स, पूरा मेरा मतलब समझ लो नोटिफिकेशन का सब पूरा ऐसे करके जो बॉक्स था पूरा भर गया वो। ठीक है। अब मैंने देखा यार ये तो बहुत, और जो वीडियो 24 घंटे में 1 मिलियन पहुंची थी, ये 1 घंटे में 1 मिलियन पहुंच गई। मैंने कहा यार वाह भाई, अब तो फॉलोअर्स भी बढ़ने लग गए, अब तो भाई अब हो गया करना हमारा, तो अब पड़ेगा। निकल गए, अब तो हम नहीं रुकेंगे, अब करके मानेंगे कुछ ना कुछ। तो फिर मैं उसके बाद में खुश हो गया, सब घर वाले भी गए, ठीक है भाई चलो ये भी हो गया बढ़िया, एक ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक का और ये लोग फेमस हो गए। तो ऐसा था। अगले दिन मेरा शो था हल्द्वानी, ठीक है। हल्द्वानी में वायरस बिस्ट्रो था, हाँ। कैफ़े। तो वहाँ पर हम एवरी सैटरडे परफॉर्म करते थे, ठीक है। मैं और जो हमारे बैंड के लीड सिंगर हैं दिव्यांश, हम दोनों जाते थे। तो वहाँ पर हमने परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद में हमने जो था डिनर ऑर्डर किया। डिनर के लिए बस मतलब मैं रेडी हुआ था खाने के लिए, एक कॉल आता है मेरे पास और मुझसे बोले यार मुजीब भाई, टिकटॉक इंडिया ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से आपकी वीडियो पोस्ट कर दी। वाह। टिकटॉक इंडिया के ऑफिशियल पेज ने, मतलब सॉरी अकाउंट ने वो पोस्ट कर दी। मैंने कहा हैं क्या बात कर रहे हो? तो जब मैंने देखा उस पर, तो मैंने इंस्टाग्राम अपना खोला ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स की लाइन लग गई। इंस्टाग्राम में मेरा डीएम पूरा भर गया, लोग मैसेज भेज रहे हैं, बहुत लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और सारी चीज़ें ऐसे। तो भाई वो जो खुशी थी अपना इंस्टाग्राम देख के कि यार बड़ा तरसे हैं व्यूज़ के लिए, बड़ा वो हुआ है और मतलब अब तो हो जाएगा काम बढ़िया। तो ऐसे जब वो मैंने देखा टिकटॉक इंडिया, सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये थी भाई कि टिकटॉक इंडिया के पेज से जो वीडियो शेयर हुई थी हमारी, हाँ। उस पर बड़े बड़े क्रिएटर्स जो थे उस टाइम में, उन वो सब ने add- लाइक किया हुआ था। लाइक किया होगा। टीम 07 के लोग भी थे इसमें लाइक में, बहुत सारी ऐसी जो गर्ल्स थी जो बड़ी कंटेंट क्रिएटर्स थी उस टाइम में, तो बहुत सारे लोगों के लाइक्स थे उसमें। तो फिर मुझे लगा कि भाई अब तो हो गया था। तो ये था कि
वहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट हो गए और वो जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई। ओजी वही होता है जिसने चीज़ें शुरू की होती हैं। और मेरे को ध्यान है मैं कॉलेज में होता था तो दोस्तों के पास बैठे हुए हैं कैंटीन में स्क्रॉल कर रहे हैं, तब मुझे भाई की वीडियो अपने दिखाई है कि यार ये तो भाई हैं अपने यार करके। हमको क्या पता इस तरह फेमस वेमस भी हो जाते लोग। फिर जब मैं आता था 2-2 3-3 दिन के लिए घर आता था तो फिर वहाँ यहाँ के पता लग रहा है भाई मुझे भाई फेमस हो गए करके ऐसे ऐसे ये वो। तो यार हम तो जानते हैं स्ट्रगल क्या होती है। देखो बहुत बात से स्ट्रगल देखी है तो मैं हर एक इंसान की कदर करूँगा जिसने अपने मेहनत की है। तो भाई के लिए तो इसीलिए बहुत पहले से रिस्पेक्ट है। एंड अमायरा की बात हो रही थी, अमायरा इज़ ऑल्सो सुपरस्टार। तो भाई अमायरा के बारे में क्या कहोगे आप? बहुत अच्छी। देखो एक होता है ना कि बच्चे तो देखो बहुत सारे होते हैं, सब अपने माँ बाप को प्यारे होते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन अमायरा जो थी ना वो वाकई मतलब एक ऐसा चीज़, ऐसे मतलब क्या कहते हैं किस्मत जो कहते हैं ना, डेस्टिनी एक वो लिखी होती है। अमायरा के साथ जो एक कोलैब था मेरा, मतलब कि हम दोनों जो उसमें वीडियो में आते थे, तो कुछ चीज़ें होती है ना खाली कहते हैं रूहानी। तो उसमें मतलब ये था कि लोग, कितने लोग हमें कॉपी करते थे, बहुत से लोग वैसे ही खड़े हुए, मतलब कि उसको गोद में लिया और स्टार्ट कर दिया ये वो ऐसे करके। लेकिन यार जो कमेंट्स होती थी ना, जो पॉजिटिव कमेंट से हमारा कमेंट बॉक्स भरा हुआ होता था कि यार अमायरा चाचू, अमायरा चाचू, अमायरा चाचू, और अमायरा इज सो क्यूट ये वो। और लोग उसमें ये हैरान होते थे कि यार ये लड़की वीडियो के हिसाब से कैसे रिएक्ट कर देती है, एक्सप्रेशन भी दे देती है। बहुत छोटी थी उस वक्त, बहुत छोटी थी, कितनी 9 बड़ी महीने नहीं की होगी? थी, 9 महीने की थी, 9 महीने की थी वो उस वक्त। वो रिएक्ट करती थी अच्छा हाँ, और लोग मतलब कमेंट ऐसे ऐसे करते थे कि भाई बच्ची को आप मतलब ऐसे उंगली लगाते हो, गुदगुदाते हो, कुछ करते हो आप, जो बच्ची कंटिन्यू मतलब हंसती रहती है ऐसे करके। अच्छा, निगेटिव चीज़ से कैसे टैकल करते थे? जैसे ये चीज़ भी आपने जो बोली ये सुनी है हमने भी, लोग निगेटिव लोग बोलते थे कि कहीं ना कहीं अमायरा की वजह से ये हुआ, जबकि मैं जानता हूँ कि इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बिकॉज आपका मेरा जो है ना कई यहाँ पे भी सिमिलैरिटी, हमारी भी एक भतीजी है हिदाया, और हिदाया एंड अमायरा इज सेम एज, एकदम सेम मंथ की हैं, सेम एज की हैं। और अच्छा। उनका मेरा भी सेम बॉन्ड है जैसे मुझे भाई का और अमायरा का है, और वो दोनों ही पॉडकास्ट में आएंगे बहुत जल्दी। तो इस चीज़ से कैसे टैकल करते थे आपके लोग? कहते थे कि यार कहीं अमायरा की वजह से वो हुआ है, बिकॉज आपकी बैक स्टेज स्ट्रगल मैं जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने किस चीज़ से पॉजिटिव लिया इस चीज़ को? देखिए इसमें क्या होता था ना, बहुत सारी कमेंट्स आती थी हाँ। कि भाई बच्ची का सहारा लेके फेमस हो रहा है, हाँ। बच्ची का सहारा लेके फेमस हो रहा है। उस टाइम में क्या होता था, इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे पेज होते थे ऐसे टिकटॉक के नाम से जो बने होते थे, जैसे कि कोई किसी ने टिकटॉक डेली करके अकाउंट बना रखा है, टिकटॉक वायरल करके अकाउंट बना रखा है, तो वो टिकटॉक की वायरल वीडियो अपलोड किया करते थे लोग। तो वहाँ भी हमारी वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ होते थे, वहाँ भी हमारी वीडियो डलती थी तो बहुत सारे व्यूज़ होते थे। तो मैं ना कमेंट्स पढ़ा करता था अक्सर। तो कई लोग आपस में उसमें बातें करते होते थे, ये देख फिर आ गया, ये देख बच्ची को लेके फेमस हो रहा है ये वो। फिर मुझे कुछ बातें पता चली कि यार हमारे मोहल्ले में भी कुछ लोग यही बोलते हैं कि भाई वो तो अमायरा की बात है, वरना ये कौन भाई कोई पूछेगा नहीं, इतने लाइक लाना भी बहुत मुश्किल है, ये है वो है, ऐसा वैसा लोगों ने बहुत बोला। लेकिन खालिद भाई देखो, एक चीज़ होती है सोशल मीडिया पे ना कि अक्सर आप जिस तरीके से वायरल होते हो लोग आपको उसी तरीके से देखना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर मैं अमायरा के साथ हूँ, ठीक है, तो लोग यही चाहेंगे कि हाँ यार इनकी वीडियो आ गई, फिर देखेंगे, दोनों बहुत क्यूट लगते हैं। जब मैं मुंबई, मुझे टिकटॉक क्रिएटर्स लैब में बुलाया गया था, टिकटॉक ने बुलाया था मुझे वहाँ पर, तो सारे क्रिएटर्स थे वहाँ पे जितने भी टिकटॉक बनाते थे। तो वहाँ अमायरा मेरे साथ नहीं गई थी। ठीक है, तो मैं गया था वहाँ पर। तो वहाँ जाने के बाद मैंने अपनी एक अकेली वीडियो पहली बार शूट की, मतलब कि फेमस होने के बाद। ठीक है, तो मैंने पहली वीडियो वहाँ मरीन ड्राइव पे मुंबई में वहाँ पे शूट की मैंने। तो जब मैंने शूट की, मैंने डाल दिया, मैंने कहा लोग तो भाई अगर व्यूज़ लाइक नहीं आए तो बड़ा उनको तो मौका मिल जाएगा ये वो। लेकिन उसमें माशाल्लाह से देखा वो भी वायरल, उस पर भी लोग बड़ा अच्छा कि अरे आप मुंबई आए हुए हैं और ऐसी चीज़ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद उन्हें जवाब मिल गया कि क्या है क्या नहीं है। बाकी भाई ने और भाभी ने भी अमायरा को लेकर वीडियोस बनाई। ठीक है, क्योंकि कभी कभी वो भी बना लेते थे। ऐसा नहीं है वो ये चाहते थे कि भाई अब हमारे साथ बनाए, ऐसा नहीं था। कभी कभी जैसे वो कहीं गए हैं तो उन्होंने भी बना ली, उनकी बच्ची है वो भी बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो कभी कभी वो भी बना लिया करते थे। तो लोग वहाँ ये कमेंट करते थे कि अमायरा चाचू के साथ ही अच्छी लगती है।
समझ गए। तो वो चीज़ ऐसे करके, और ऐसा नहीं है कि उनको बुरा लगता होगा भाई भाभी को, वो भी यही कहते थे कि यार तुम्हारे साथ जो है वो मतलब सब कुछ बढ़िया रहता है, और मेरा अमायरा के साथ, अमायरा का मेरे साथ, मतलब कि दोनों का, कि अगर मैं उसके बिना बनाऊं तो लोग पूछते थे कि यार अमायरा कहाँ है ज़्यादातर, और वो मेरे बिना तो चाचू कहाँ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं अकेला हूँ तो बिल्कुल रिस्पॉन्स ना दें, लोगों को लगा कि यार रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं था, रिस्पॉन्स माशाल्लाह मिलता था। बहुत अच्छा, सारा- आपका इस चीज़ को लेके फैमिली बॉन्डिंग कैसी थी आपका, नजीब भाई का और भाभी का? अमायरा होती थी उस रमीज टाइम भाई, पे, सॉरी आप सॉरी जी, रमीज भाई का, जी। और भाभी हो गई और जी। अमायरा होती थी, तो हाँ। मतलब उस वो चीज़ कैसे टैकल करते थे आप? बढ़िया था सब कुछ, मतलब हाँ, फुल सपोर्ट वो अल्हम्दुलिल्लाह, खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार व्यार करके देते होंगे कि हाँ यार मतलब भाई। ये था कि यार बस सबसे मेन चीज़ पता है क्या थी, हाँ। कि जब मार्च की शायद 20-21 तारीख थी जब हम वायरल हुए थे, हाँ। उसके बाद गर्मी आ गई बहुत हाँ। खतरनाक वाली, आपको पता ही है, फिर वो अप्रैल मई से वो सब गर्मी आ जाती है। तो उस टाइम क्या होता था कि भाभी एकदम तैयार कर देती थी उसको, कि वो तैयार हो गई, भाई मुझे बुला लेते थे, और हम छत पे या कहीं भी जहाँ हमें वीडियो शूट करनी होती थी चले जाते थे। अब वो गर्मी में क्या होता था, बच्ची है वो छोटी सी, अब गर्मी में क्या होता था, हमें वीडियो शूट करनी है, कई बार तो फर्स्ट टेक में ही काम हो जाता था, पहले टेक में। कई बार ऐसा होता था कि वो बच्ची है, वो भी घबराती थी कई बार, हाँ। कितनी गर्मी हो रही है, और इस तरीके से। तो वो था कि भाभी और भाई सब बिल्कुल तैयार रहते थे, बैक कैमरा। हाँ, कि मतलब ऐसे करके कि भाई आओ वीडियो बनानी है, और हम सब लोग कहीं भी जाते थे ठीक है। साथ में जाते थे, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा वो नहीं आया किसी भी तरीके से। मुजीब भाई, जितना आपने कई तरीके का कंटेंट बनाया और मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर चीज़ में अपने महारत हासिल की है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लोग शुरू कर रहे हैं अपनी कंटेंट क्रिएटर की जर्नी, जी जी, या जो लोग अभी हैं ऑन ट्रैक हैं, क्या मंत्र है यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो मतलब जो मैंने तक ऑब्ज़र्व किया है, जो भी मतलब यूट्यूब पे काम करके, इंस्टाग्राम पे जितना भी, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको मेहनत करनी है, ठीक है, आपको जल्दी हार नहीं माननी है, ठीक और है। ये अच्छे से आप भी जानते हैं कि जितना हम मेहनत करते हैं हमें उसका फल एक दिन मिलता ज़रूर है, मिलता है। ठीक है। लोग अक्सर क्या करते हैं, उन्होंने देखा यार उसकी वीडियो पे इतने व्यूज़ आते हैं, हमने यार 15 वीडियो डाल दी, यार 50 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, 200 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि यूट्यूब भी ये देखता है कि आप मेहनत कर सकते हो या नहीं, तो आप सबसे पहले अपने कंटेंट अपलोड करने में रेगुलरिटी रखिए, ठीक है। आप Clarity. उसको, अगर आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो उसको रेगुलर अपलोड कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए आधे एक घंटे का, और यूट्यूब पर रेगुलर काम कीजिए। अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, जाहिर सी बात है लॉन्ग वीडियो कोई भी रोज़ अपलोड नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ वो न्यूज़ चैनल वगैरह है उस तरीके से ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट किसी और तरीके का है, मोटिवेशनल है या कॉमेडी है, कुछ भी है, तो उस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे, अपनी वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान देना सबसे पहली चीज़ होती है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो में जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डबिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंटेंट होना चाहिए ऐसा जो लोगों को अट्रैक्ट करे थोड़ा बहुत, हाँ। ये नहीं सोचें कि यार वायरल नहीं हुआ, 2 महीने मेहनत कर ली, 3 महीने मेहनत कर ली, बस हो गया यार, अब नहीं हुआ वायरल, छोड़ दिया। तो थोड़ा सा ज़िद्दी बनना पड़ेगा आपको। बेशक, जिद्दी तो कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा जी। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बंदे को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द सोशल मीडिया के? अवॉइड करेगा तो ही फ़ायदा है। अवॉइड करने का देखो क्या होता है कि खालिद भाई, अवॉइड करना सिर्फ ये होता है कि जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना, अपलोड करने के बाद हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यार कि 1 घंटे तक मुझे मत बताना क्या लाइक है, क्या व्यूज़ आए। जब हम अपलोड करते हैं तो हमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है देखने की, यार हम देखेंगे कितने व्यूज़ आए, ठीक है, देखते हैं यार 1 घंटे में कितने लाइक आए, कितने व्यूज़ आए, ऐसे करके भूल जाओ, बिल्कुल अवॉइड करो। कोई बात नहीं, 8 लाइक आए हैं, 7 लाइक आए हैं, कोई बात नहीं, मुझे कल दूसरी बनानी है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे करना है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भाई बैंड के बारे में बताइए अपने। बैंड के बारे में मतलब जो स्टोरी है भाई बैंड की, वो ऐसा है कि जब हम गिटार सीखते हैं, मतलब कि सिंगिंग में थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार हम अपना बैंड बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में भी आई कि यार हमें हमारा कोई बैंड होना चाहिए। तो मेरा एक दोस्त है एजाज,
आप जानते होंगे हाँ, शायद। एजाज। तो एजाज हाँ। क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा गाता था उस टाइम, हाँ। मतलब। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मैं गिटार बजाता था तो वो गाने लग जाता था। ठीक है। तो जब वो गाता था तो कई सारे लोगों को पसंद आता था कि यार अच्छा गा रहा है और वो सारी चीज़ें। हाँ। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ना सजेशन देने लगे कि भाई बैंड बनाओ यार, बैंड बनाओ बैंड। क्योंकि हम ना जैसे जल बैंड को देखते थे, पाकिस्तान में जल बैंड है, क्योंकि आतिफ असलम भी पहले उसका हिस्सा रह चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बैंड था। अपनी उनकी कॉम्पोजिशंस होती थी, अपने सब लिरिक्स वगैरह जो भी है, तो काफ़ी अच्छा बैंड था। और अपने जैसे इंडिया में काफ़ी सारे बैंड्स थे, यूफोरिया था, और अपना क्या कहते हैं इंडियन ओशन था। बहुत सारे ऐसे बैंड्स थे इंडिया में भी, और बहुत सारे सिंगर जिनको हम सुनते थे। तो हमारा भी एक वो था कि यार बैंड बनाते हैं। क्रेज बहुत था उस टाइम पे हाँ। बैंड्स का। टाइम था 2011-12 के अराउंड का, ठीक है। रॉकस्टार मूवी आई थी। हाँ। रॉकस्टार मूवी आई थी, हाँ। उसके तो सारे लोग दीवाने थे। जितने लोग भी भाई गिटार बजा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो एक आ गई भाई मूवी आर्टिस्ट वाली रॉकस्टार। बड़ा मूवी है, हाँ, जबरदस्त तो मूवी है। बहुत बढ़िया यार। तो सबके अंदर एक चाह थी ना वो जॉर्डन बनने वाली, ठीक कि है। यार जॉर्डन। तो हम थिएटर गए, वो सारी चीज़ देखी। तो गाना था उसमें नादान परिंदे, नादान परिंदे। वो सारी चीज़। तो हम दोस्ती मेरी काफ़ी रही है, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं। आप सोच रहे हो कि बार बार नया दोस्त मैं बता रहा कोई हूँ। तो नहीं यार, जितनी मेरा ज़्यादा एक उतनी दोस्त अच्छी। और है, पुष्कर। पुष्कर है। नागपाल ही है अपने शहर से ही। ठीक है। तो उसने एक बार ऐसे सजेस्ट किया, नादान परिंदे गाना था। तो उसने मुझसे बोला कि यार परिंदे नाम कैसा है। वो भी थोड़ा बहुत सीखने लग गया था गिटार उस टाइम में। तो बोला परिंदे। मैंने कहा हाँ यार परिंदे नाम तो, मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा यार अच्छा लग रहा है, मतलब परिंदे, परिंदे बैंड ऐसे करके। तो काम कुछ नहीं था, कोई हम ना प्रोफेशनल मतलब कुछ हुए थे ना, हमें कुछ इतना आता था। बस जो भी था थोड़े, बस एक अपने सपने जो होता है ना कि ठीक है, वो एक जो अंदर एक लत घुस गई थी म्यूज़िक की, बस एक खाली पीली सपने सजाना कि हाँ बैंड भी होगा हमारा। कोई शो नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बस एक ये है कि हाँ मूवी आई है, एक जुनून है अंदर वो करने का कि हाँ बैंड बनाते हैं। ठीक है यार, लोगों के बैंड होते हैं बड़े बड़े, ये होता है वो होता है सब। तो हमने कहा ठीक है यार, फिर परिंदे बैंड हो गया। तो वो हर कहीं मतलब फेसबुक पेज बन गया उसका, और क्या कहते हैं अपना लोगो बन गया। हाँ लोगो वगैरह बन गया, वो सारी चीज़ हो गई। तो पुष्कर बोला मैं लोगो बनाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, सारी चीज़ें। तो भाई ये हो गया परिंदे। ठीक है। तो फिर हमने धीरे धीरे ऐसी वीडियोस वगैरह बना लेते थे। उस टाइम में जिन्होंने पहला गिटार लिया था शारिक ने, तो उनके पास कैमरा था छोटा सा, डिजिटल कैमरा बोलते थे। तो उससे रिकॉर्ड करते थे हम ऐसी छोटी मोटी। फेसबुक वगैरह का थोड़ा क्रेज़ था, इंस्टा तो उस टाइम कोई ऐसा था नहीं मामला। तो फेसबुक पे हम अपलोड करते थे, तो कई सारे लोग थे उस पर रिस्पॉन्स करते थे बहुत अच्छा, मतलब कि यार बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, ये लगा। तो काफ़ी खुशी मिलती थी उस तरीके से। तो फ़िलहाल जो स्टार्टिंग थी परिंदे नेम की, वो इस तरीके से हुई। लेकिन जो बैंड ने एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि देखिए बैंड के लिए अगर आपको प्रोफेशनल होना है तो उसमें सामान, बिल्कुल। तो वो चीज़ है कि अब जैसे मेरे साथ एजाज गाता था उस टाइम में, तो वो चीज़ थी कि देखो एक आपको पैसा भी कमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम कोई ऐसा ज़रिया नहीं था कि हम बैंड के थ्रू पैसा कमा लें या कुछ भी कर लें। वो भी चीज़ करनी थी, वो भी तो घर का एक लौता था, उसे भी ये था कि मैं कुछ कमा लूँ। तो अपनी जॉब भी करता था वो उस तरीके से। ठीक है। फिर वो धीरे धीरे ये हुआ कि फिर मैं अकेले ही करने लग गया, वो अपने काम में, मैं अपना थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैंने कभी भी उस टाइम में पेड शोज़ वगैरह नहीं किए थे। फ्री में ही अपना, जैसे ट्रेड फेयर हो गया आप जानते ही, उस टाइम में किसी ने बुला लिया कि हाँ भाई यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है, मेला चल रहा है वो चल रहा है, हमें एक स्टेज चाहिए होता था, तो उस तरीके से कर लिया था। ठीक है। उसके बाद 2016 में मेरी मुलाकात हुई दिव्यांश से, जो आज मेरे बैंड में लीड सिंगर हैं, दिव्यांश। ठीक है। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मेरे मोहल्ले के ही थे, हुसैन, आप जानते होंगे। तो उनके वो दोस्त थे, उनके क्लासमेट थे। ठीक है। तो उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। तो जब दिव्यांश मुझसे मिले तो उन्होंने बताया हुसैन ने कि मतलब ये भी बहुत अच्छा गाते हैं और आप लोग मिल लोगे एक दूसरे से तो बहुत अच्छा ही है, तो इस तरीके से। तो मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल। तो हमने उन दिनों में अपनी एक रेडीमेड की शॉप खोली थी रुद्रपुर में। अच्छा। हमारे बड़े वाले भाई ने, हम लोगों ने। तो भाई बैठते थे अक्सर वहाँ पे, मैं भी थोड़ा बहुत बैठ जाता था। ठीक है। तो मैं गिटार वहीं ले जाता था, मेरी आदत थी शुरू से कि बैठे हैं तो चलो बजाते रहेंगे। तो वहाँ पर जो हम, वहाँ पर दिव्यांश से मुलाकात हुई मेरी, तो
जब मैंने पहली बार उनको सुना तो उन्होंने परफॉर्म किया, तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, मतलब था कुछ ऐसा कि मैं इतने दिव्यांश सारे भाई लड़कों, बहुत बहुत अमेजिंग सिंगर, हाँ बहुत बढ़िया। नो डाउट। तो जब मैंने वो सुना तो मैंने कहा इसमें कुछ बात है अलग, इस बंदे में कुछ बात है। फिर तभी भी इतना लगा ठीक है, हाँ म्यूज़िक करते हैं लोग बहुत सारे, ठीक है अच्छा गा रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ना मैंने उसके अंदर एक जुनून देखा, जैसे लड़कों में होता है, जैसे मेरे अंदर जो था कि नहीं यार म्यूज़िक करने बैठे तो करे जा रहे हैं, ठीक है। ना थकना है ना रुकना है, बस करते जाओ करते जाओ। तो मैंने वो देखा कि यार मैं गिटार में जब मैं कॉर्ड अगर कोई प्ले करता हूँ ना, तो वो कॉर्ड उसको टच होता है कि यार मुजीब भाई ने ये वाला कॉर्ड लगाया है या इस गाने का इंट्रो बजाया है। तो वो चीज़ थी, तो मैं देखता था कि यार उसके अंदर जो दीवानगी थी, जो जुनून था उसका, कि यार मैं देखता था कि इसको है भाई, ये मुझे बिल्कुल मेरी तरह बंदा मिला है जो म्यूज़िक को कुछ करेगा, मतलब ऐसे। तो वो साथ में आया, हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया। हमें लोगों ने फ्री में बहुत ज़्यादा, मतलब एक समझ लो यूज़ किया। लोगों ने बोला ठीक है आप परफॉर्म कर लो, देखते हैं अगर अच्छा लगेगा तो हम फिर बुला लेंगे, तुम्हें बुलाया करेंगे, फिर पैसे दे देंगे। ठीक है यार चले जाना। यहाँ तक कि हम शहर के 5 स्टार होटल रेडिसन में भी फ्री परफॉर्म करके आए हैं। लोगों ने हमें वहाँ तक भी बुलाया, तो उन्होंने कहा ठीक है यार हम करते हैं, वेडिंग इवेंट्स करते हैं और ये सब करते हैं, बड़े बड़े वो चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर आपका इस वाली वेडिंग में अच्छा रहा, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो अगली में हम आपको पैसा देंगे। हमने कहा ठीक है यार, क्योंकि हमने सोच लिया था, दिव्यांश ने मुझसे बोला कि यार मुजीब भाई बहुत हो गया, अब इतनी मेहनत करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्राउड हमें सपोर्ट करता है, मतलब जो ऑडियंस है वो हमें देखती है, सपोर्ट करती है, हमारे गानों पर लोग वाइब कर रहे हैं, झूम रहे हैं एकदम, तो यार हमें अब करना चाहिए। तो फिर हमने कहा ठीक है यार ऐसा करते हैं। तो अब जो भी हमें पूछता था तो पहले हम बताते थे कि भाई हम पैसा लेंगे उस चीज़ का। कई सारे लोगों ने बोला कि पैसा मिलेगा लेकिन एक बार करके दिखाओ, ये करो वो करो, हाँ ऐसे करके। और इस शहर में मतलब मेरे हिसाब से लोग आते होंगे, लाइव म्यूज़िक होता होगा, लेकिन वो चीज़ थी नहीं, कहीं ना कहीं दिखती नहीं थी। हाँ। तो हमने कहा अब तो हम पैसा ही लेंगे जो भी होगा। थोड़ा सा लोगों ने यूज़ किया हमें, फिर हमें धीरे धीरे हमारी मुलाकात हुई लोगों से और धीरे धीरे क्लाइंट्स बनते गए हमारे। फिर हमें कैफ़े वायरस गए हम। सबसे पहले जो हमारे यहाँ रुद्रपुर में स्काइलार ग्रुप के जो मालिक हैं मिस्टर अतुल गुप्ता जी, जिनका रेव सिनेमा भी है ये, हाँ, सबसे पहले उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। ठीक है। हमने उनके थिएटर में परफॉर्म किया था सबसे पहले 15 अगस्त को। सिटी के जो एसपी हैं, ये जो भी पुलिस की टीम थी, वो लोग आए थे, तो हमने एक छोटा सा परफॉर्म किया था उनके लिए, तो उन्हें पसंद आया था। उनकी बेटी का बर्थडे था रामनगर में, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ आना है आपको, परफॉर्म करना है। ठीक है। तो हमने वहाँ परफॉर्म किया। वहाँ से उनके एक फ्रेंड थे जिनका वायरस कैफ़े था, वहाँ से हम वहाँ गए। उसके बाद धीरे धीरे क्लाइंट मिलते गए, वो चीज़ें होती गई और सब कुछ सिलसिला। शुरुआती दौर में कितना चार्ज किया आपने सबसे कम? शुरुआती सबसे पहला मैं अगर आपको बताऊं, हाँ। सबसे पहले हमें एक बर्थडे था अपने वीनस होटल में रुद्रपुर में, हाँ। तो हमें बुलाया गया वहाँ पर। उन्होंने बोला सिर्फ 10-15 मिनट पर। अच्छा ये चीज़ होती थी कि लोग ना अक्सर ये बहुत बोलते थे सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 15 मिनट परफॉर्म करना है आपको यार, पर 10-15 मिनट कर देना, उसके बाद तुम चले जाना अपना यार, देख लो। और लोगों को बता दिया 2-4 हज़ार तो अपने बोल दिया यार, देख दे देना यार जो भी है। अरे यार 10 मिनट करना है यार, तो भाई हम वहाँ गए। हमने वहाँ पर बर्थडे सॉन्ग एक गाया। एक क्या कहते हैं लड़का था मुझसे गिटार सीखता था, नीतीश बत्रा, अब वो दिल्ली में है। तो उसके पास मतलब उसका कोई जानने वाला था, वो आया मेरे पास कह रहा है ऐसे करके। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, तो मैं दिव्यांश और नीतीश हम तीनों वहाँ चले गए। वहाँ जाके हमने एक बर्थडे सॉन्ग प्ले किया, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये सब प्ले करने के बाद 1-2 गाने गाए। तो जिनका बच्चा था, शायद किसी बच्चे का बर्थडे था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा शायद, तो वो आए, उन्होंने एक 500 का नोट निकाला और 500 का नोट निकाल के वो बोले कि ये लो भैया यार, शुक्रिया यार, बहुत अच्छा। तो वो 500 रुपये, अब बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि यार चलो शुरुआत हुई कहीं से, हो गई। भले से हमें 2-2, 250 या 150 जो भी बचेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेहनत की कमाई। तो सबसे पहला ये था, उसके बाद वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। गाइस ये बात हो रही है हमारे सिटी के बहुत शानदार बैंड जिसको मैंने उभरता देखा है, परिंदे बैंड की।
और मैंने इस बैंड को लाइव परफॉर्म करता देखा है। इस बैंड को स्टार्टिंग पीरियड से अब तक देखा है, लोगों को नाचते झूमते देखा है, इनकी बेस्ट से बेस्ट कंपोजिशन सुनी है। आप भी इसका एक्सपीरियंस लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली जब मेरी रील डलेगी तो शायद परिंदे बैंड के साथ ही डलेगी। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, आप सबको एक बार सुनना चाहिए। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन, ये मैंने ना, ये स्क्रिप्ट नहीं था, ये मैं आप बात हो रही है तो सुनने में आया, मेरे साथ बहुत हुआ है जी। और दुनिया के साथ चल रहा है। हर लाइन के हर मतलब कोई सी भी आप लाइन पकड़ लोगे ना, हर लाइन में ना एक फ्रॉड बैठा है। हर लाइन में जो आपको गोली देगा बढ़िया, आपको लगेगा कि यार आप पास लगाओगे, यार कल मेरा ये है वो है। मेरे साथ ही हो रहा है। लाइक लोग क्या कहते हैं, बात नाम नहीं लूँगा बट अरे भाई हाँ अरे ये वो शूट का दिन है, मेहनत से ला रहे कैमरा और गोली हो गई। तो भाई बीइंग अ बैंड, बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर, फ्रॉड तो मिले होंगे आपको, बहुत सारे। कितने मिले होंगे ना? क्या एक्सपीरियंस है इन लोगों का? बहुत सारे फ्रॉड हैं। देखिए मैं नाम तो नहीं लूँगा, हाँ लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको भी बताया कि कई सारे लोगों ने बोला कि यार एक बार कर दो उसके बाद देख लेंगे जो भी है, इस तरीके से। देखिए हमें ना कई सारे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने बोला कि यार अगर तुम हमारे यहाँ गए ना पूरा शहर जान जाएगा तुम्हें, एक बार कर लो हाँ ठीक है, उसके बाद देखना तुम। ऐसे करके बात करते थे लोग। तो मुझे मतलब होता था कि यार ठीक है यार, कोई बात होगी, ठीक है। परफॉर्म भी कर दिया यार, पैसे भी इसी बात पे कम ले लिए हम्म, कि ठीक है यार, वो कहना हमारे यहाँ तो पार्टीज होती रहती हैं। पर अगले 6 महीने भी गुजर गए यार, इस बंदे का तो फ़ोन ही नहीं आया, ठीक ना है। उससे रिलेटेड किसी बंदे ने बुलाया। हम्म, तो यार ऐसे तो मतलब यार क्या ही होगा। और कई सारे ऐसे भी रहे जिन्होंने बुलाया कि ठीक है, मेरे अंदर शुरू में ये आदत थी, मैं एडवांस नहीं लेता था लोगों से। मैं कहता था ठीक है यार चलो कोई नहीं, अब शहर के हो या इधर के हो कर लेते हैं ठीक है। कई सारे लोग ऐसे भी थे कि शो कर लिया, ठीक है यार वो कल ले लेना, मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, ठीक है ये निपट जाएगा, वेडिंग वगैरह जो भी चल रहा है मैं कल कराता हूँ पेमेंट। अब उससे अगर मान लो कि हमारी बात हुई है 10,000 रुपये लेने की, तो 3 दिन हो गए मुझे, मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो। हाँ भाई ठीक है यार, अभी डाल रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और अगर 10,000 की बात हुई है तो 7,000 दे दिए कि यार वो ठीक है यार, अभी तो और करने हैं साथ में यार, काम करना है और ये चीज़। इस तरीके से ऐसे लोग कई सारे मिले हैं। पर देखिए हर इंसान उस तरीके का नहीं होता है। कुछ लोग वाकई ऐसे मिले हमें अच्छे अपने भी। करियर में कि जिन्होंने ये बात बोली कि अगर तुमने मेरे यहाँ परफॉर्म किया तो आपको पूरा शहर जानेगा, या आपको कई सारे लोग मेरे रेफरेंस से बुलाएंगे। मुझे भाई कनेक्शन कितना ज़रूरी है? कनेक्शन देखिए बहुत ज़रूरी होता है, उसका फ़ायदा भी होता है, थोड़े से नुकसानात होते हैं उसके। थोड़े से हाँ बस मुझे ये लगता है फ़ायदा ज़्यादा है। फ़ायदा ज़्यादा है। फ़ायदा ये ज़्यादा है, देखिए कनेक्शन अगर आपका किसी से है, जैसे ही मान लो कोई क्लाइंट से है या किसी से भी कनेक्शन है आपका कि ठीक है यार, मैंने खालिद भाई के लिए परफॉर्म किया था, अब खालिद भाई के लिए मैंने परफॉर्म कर दिया, अब दूसरे ने देखा कि यार खालिद भाई ने बोला कि यार कि मुझे यहाँ पर परफॉर्म कराना है मुजीब भाई, ठीक है, तो मैंने आपकी बात पे वहाँ किया। लेकिन आप जो मुझे समझ रहे हो ना, वो आप उस तरीके समझो कि हाँ यार आर्टिस्ट है, इसकी मेहनत है। अगर कनेक्शन ऐसा है कि आपकी तरफ से भी वो रिस्पॉन्स एक अच्छा है, समझ गया ना कि यार ठीक है आप समझ रहे हो। कई कनेक्शन ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार खुद तो हम करें कम में, दूसरे को भी कम में करा दें। तो वही है कि फ़ायदेमंद होते हैं बहुत सारे, लेकिन कई लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, वो उस तरीके का। मैं समझता हूँ ये चीज़ मैंने दिल्ली में सीखी, और प्रोफेशनलिज्म हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। जैसे भाई ने अभी कहा ना कि पहले एडवांस नहीं लेता था, हमको अभी हमसे भी कोई कहता है ये काम कर दो, हम कर देते हैं, बट प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इन्होंने ये चीज़ सीखी भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता तो मतलब हाथ पकड़ के खींच के भी मुजीब भाई को अपने शो में लेके आ सकता था एज अ भाई, क्योंकि मैंने जानता हूँ, ठीक है। बट नहीं, मैं डे वन से जब आपकी मेरी इस बारे में मुलाकात हुई तो आई वॉज वेरी प्रोफेशनल डे वन से कि भाई मैं अभी एक आर्टिस्ट से बात कर रहा हूँ, मैं अपने मोहल्ले के एक उस बंदे से बात नहीं करता जिसे मैं जान रहा हूँ। ये बात तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा भाई, एक इंसिडेंस हुआ कि 2 अलग अलग शहरों में 2 बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ बैठ रही हैं, और वो एक अपना काम कर रहा है, एक रील बना रहा है और एक यूट्यूब वीडियो बना रहा है। सडनली उनका एक क्लैश हो जाता है, रातों रात एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, रातों रात क्या कहते हैं, एक वॉर छिड़ जाता है कम्युनिटी में, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक।
हाँ और इसके बाद कुछ नेशनल मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से बीइंग अ टिकटॉक, आई थिंक टिकटॉक इज फ्रॉम चाइना, बीइंग अ टिकटॉक बैन हो जाता है। तो शिफ्ट होना, वो झटका क्या था वो, कि मतलब आपने एक साम्राज्य खड़ा किया, वो बैन हो चुका है, रात में आप सो के उठते हैं तो देखते हैं कि जी, यार। बिल्कुल बैन तो हो गया। सबसे पहले तो सवाल ये है कि वो झटका कैसा था आपके लिए, हम्म। कोप अप कैसे किया आपने, शिफ्ट कैसे हुए आप टिकटॉक टू इंस्टाग्राम?